हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं ब्यूटीफुल यू के पार्ट 10। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईवो के मदर ने दोनों भाई को कुछ कुछ पैसा देकर उनके फादर से इंडिपेंडेंस लेने के लिए कहते हैं। अब आगे की स्टोरी। ईवो और जैन 2 साल बाद पहली बार इंटीमेट होते हैं। वो लोग और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इस तरह 1 साल बीत जाते हैं। अभी भी ईवो और जैन दोनों साथ में ही रहते हैं। उनके पेरेंट्स ने उन्हें परमिशन दे दिया था। इन 1 साल के अंदर ईवो ने ऑलरेडी प्लानिंग कर लिया था कि वो मनी सेव करके कोई जॉब ढूंढ लेगा जिससे वो अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट हो सके। बस एक ही प्रॉब्लम था कि उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रहा था। उसकी पेरेंट्स के झगड़े के वजह से, उसके वांग नेम के वजह से कोई भी कंपनी उसे जॉब नहीं दे रहा था। नेगेटिव अटेंशन के वजह से ईवो बहुत ज़्यादा वरीड था। ऊपर से उसके मदर ने जिससे जितना पैसा दिया है वो उसके लिए इतना इनाफ नहीं था कि वो कंपनी से रिटायर ले सके। उसे जल्दी से जल्दी कोई जॉब ढूंढना ही पड़ेगा। फाइनली जैन के पेरेंट्स ने ईवो को एक आइडिया देते हैं कि उसे मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। ईवो भी उस काम में बहुत अच्छा था, इसीलिए वो वही काम करने लगता है। जहान तो हमेशा ईवो के साथ ही था, उसे हर काम में उसे हेल्प करता था। इस तरह कुछ ही महीने में वो दोनों एक कंपनी भी खड़ा कर देते हैं। जहान के पेरेंट्स बस फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते, यहाँ तक उसे एस्टेब्लिश भी करवा देते हैं। अब उन दोनों ने एक बड़ी सी अपार्टमेंट खरीदा था जहाँ पर 2 सूटेबल बिजनेस रूम था, मॉडर्न फर्निशिंग और टेक्निकल इक्विपमेंट भी था। अब ईवो अपनी कंपनी में ये अनाउंस कर देता है कि अब वो फैमिली बिजनेस से रिटायर ले रहा है। ईवो के फादर तो इस बात पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे। दूसरी तरफ हाईक्वान भी अपनी जॉब से रिजाइन ले लेता है। वो भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। ईवो के मदर और उसके लॉयर कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगते हैं, जिसके वजह से कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जाने लगते हैं। ईवो तो ये बात समझ पा रहा था। वो अपनी मदर से इस बारे में बातें भी करना चाहता था, मगर उसने तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। हाईक्वान भी इसी झंझट में था। वो भी अपनी एम्प्लॉय की कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसकी दूसरी टेंशन, वो अपनी वाइफ से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए ईवो और जैन हाईक्वान की हेल्प करते हैं, जैसे वो लोग बहुत जल्दी एविडेंस भी ढूंढ लेते हैं। उनकी कंपनी के सीक्रेट कैमरे की वजह से उन लोगों की वीडियो और ऑडियो सब कुछ रिसीव हो जाता है। जब हाईक्वान ये सब कुछ अपनी वाइफ को दिखाता है, वो डिवोर्स लेने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो इस सबको पब्लिक नहीं करना चाहता था। इसीलिए डिवोर्स पेपर में साइन कर देता है। ईवो के मदर ने दोनों भाइयों को हेल्प तो किया था, मगर वो ज़्यादा पैसा नहीं था। उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो सब ने एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दिया था कि हाईक्वान अकाउंटेंट कंपनी करेगा और ईवो और जैन मार्केटिंग कंपनी। वो लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। बस 2 महीनों में तो उन्होंने 2 एम्प्लॉय भी रख लिया था। जैन ईवो की सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश था। ईवो भी अपनी कंपनी के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि उन लोगों की फर्स्ट एनिवर्सरी भी वो भूल जाता है। जैन सुबह उसके सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था, मगर जैसे ही ईवो कुछ नहीं कहता है तो जैन को लगता है शायद वो सरप्राइज देने वाला है। इसीलिए वो रात तक वेट करता है, मगर ईवो तो जैसे ही घर आता है वो सवाल लड़ने के बाद गुड नाइट किस कहकर वो वहीं पर सो जाता है। जहान बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वह अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाहता था, मगर वो कुछ भी नहीं कह पाया था। जब वो जहान को इस तरह गुस्सा होते हुए देखता है, उसे याद आने लगता है कि उससे आज उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो वो जहान के सामने अपोलॉजी करने लगता है, मगर जहान तो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ था। मगर वो अपने प्यार के ऊपर ज़्यादा देर वक्त नाराज़ भी नहीं रह सकता था। ईवो के मनाने पर जैन मान ही जाता है। ईवो जैन को एक छोटा सा गिफ्ट देता है। वो एक्चुअली एनिवर्सरी भूला नहीं था, बस आज का दिन ही भूल गया था।
वो पहले से ही सब कुछ रेडी करके रखा था। एक कपूर सा ब्रेसलेट और पेंडेंट जिसमें उन दोनों का नाम लिखा हुआ था। जान ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, मगर फिर भी वो ईपो को पनिशमेंट देता है। वो ईपो को सोफा के ऊपर सोने के लिए कहता है। ईपो को भी पता था ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वो उन दोनों की एनिवर्सरी कैसे भूल सकता था। ऊपर से वो जान के साथ कोई भी आर्गू नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप जाकर सो जाता है। जान को भी पता था ईपो कितना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा। ऊपर से उसने जान को अपने बाहों में नहीं लेकर सोया है, जिस बात पर ईपो जान पर नाराज़ होगा। मगर ईपो तो कोई भी नाराज़ नहीं था, वो बस गिल्टी था। इसीलिए वो जान के साथ कोई भी फाइट नहीं करना चाहता था, उससे कोई भी बदर नहीं करना चाहता था। इसीलिए क्वाइटली जाकर सोफा के ऊपर सो जाता है। ईपो ने ये भी देखा था जान कितना ज़्यादा काम कर रहा है, उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है। उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि जब उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा वो और ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर करेंगे। वो लोग अपना काम को और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, जिससे वो एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम दे सकेंगे, अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। मगर इस वक्त ये कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रहा था। ईपो तो बस यही होप कर रहा था जान थोड़ा सा पेशेंस रखे, वो लोग अपने रिलेशनशिप को पहले की तरह कर सके। दूसरी तरफ ईपो तो ये नोटिस करता है कि जान काम के वजह से थोड़ा सा डिप्रेस भी होने लगा है। एक बार तो ईपो को ऐसा लगा जान जैसे यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। उसकी बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा अलग हो गया था। वो बहुत ज़्यादा मोडी हो गया था। कुछ ही सेकंड में कुछ और कुछ सेकंड में और कुछ। वो कभी भी अपने खाने के मामले में कभी भी ऐसा नहीं था। वो हमेशा अपने डाइट फूड के साथ खाना खाता था, मगर कुछ दिनों से उसकी बिहेवियर में और उसके खाने के स्टाइल में भी पूरी तरह चेंजेस आ गया था। कभी कभी तो बहुत टायर्ड भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टीची फील करता है और बहुत ज़्यादा वो वीक भी फील कर रहा था। ईपो ने जान को बहुत बार कहा कि वो हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करने के लिए, मगर जान कोई ना कोई बहाना करके मना ही कर देता था। वो बस कहता था उसके स्ट्रेस के वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मगर ईपो इस बात पर एग्री नहीं था। ऊपर से जान वो भी खुद घबरा हुआ था कि वो जो सोच रहा है, ये जो सिम्टम दिख रहे हैं, कहीं वो सच ना हो जाए, ये सब कुछ गलत रहे, क्योंकि वो इस सब के बारे में अपने पेरेंट्स को क्या पता है। वो लोग तो इस सब का ब्लेम बस जान को ही देंगे कि उसने केयरफुली नहीं रहा। वो उस रात बर्थडे पार्टी को वो कोई प्रोटेक्शन बिना यूज़ किए इंटीमेट हो गए थे। वो अपने पेरेंट्स के सामने ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ऊपर से उसने ईपो को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो प्रेग्नेंट हो सकता है। जहान ने बहुत बार कोशिश किया था कि ईपो को इस बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर सके, मगर वो कभी भी हिम्मत जुटा भी नहीं पाया। उन लोगों की रिलेशनशिप को 1 साल हो गया था। उनकी बिजनेस को स्टार्ट किए हुए बस 5 महीने ही हुए हैं। अब उन्हें अभी कोई बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास बेबी के लिए कोई टाइम या फिर एनर्जी नहीं है, यहाँ तक पैसा भी नहीं, क्योंकि उन लोगों ने अपने बिजनेस के लिए सारा पैसा लगा चुके हैं। जान अपनी फैमिली के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं रहना चाहता था। ऊपर से जान को अच्छी तरीके से पता था कि अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाकर अपना एग्जामिन कर सके। वो अपने आप को समझा देता है ये सब कुछ भी नहीं है, वो बस स्ट्रेस के वजह से हो रहा है। मगर वो अपने मन में थोड़ा सा डरा भी हुआ था, कहीं ये सच जानकर उसके पेरेंट्स उसे डिसअपॉइंट कहीं ना हो जाए। ऊपर से ईपो ये सच जानकर क्या रिएक्ट करेगा, कहीं वो लोग का ब्रेकअप ना हो जाए। वो हमेशा यही डर कर ही ईपो को इस बारे में कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ईपो जान के लिए और ज़्यादा उरीड होने लगा था, क्योंकि जान और ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। अब ईपो जान को धमकी भी देने लगा था कि अगर वो इस बार हॉस्पिटल नहीं गया तो वो उसके पेरेंट्स से कह देगा। फाइनली जान अपने पेरेंट्स की बात सुनकर
वो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी फैमिली डॉक्टर से चेकअप करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन ईपो अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और जान अपनी फैमिली डॉक्टर्स मिलने के लिए जंगविंग सिटी में जाता है, जहाँ पर उसके डॉक्टर रहते थे। उसकी स्पेशल बेटी के बारे में उस डॉक्टर को सब कुछ पता था। अब जान का पूरा बॉडी का चेकअप होता है, उसका बहुत सारा टेस्ट भी होता है। वो फाइनली रिपोर्ट आने के लिए 2 घंटा इंतज़ार करता है। जैसे ही रिपोर्ट आता है, डॉक्टर जान को रूम में बुलाता है जहाँ पर उसका अल्ट्रासाउंड होने वाला था। जान की तो हिम्मत भी नहीं हो पा रहा था कि वो मॉनिटर को चेकअप कर सके। जान के आंखों में तो आंसू भी आ गया था। डॉक्टर जान को काम डाउन करता है। जान घबराते हुए कहता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर कहता है, नहीं, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये सारे सिम्टम स्ट्रेस के वजह से आ रहा है। अगर तुम अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम नहीं किए तो फिर तुम्हारे बॉडी में और ज़्यादा डिफेक्ट हो सकता है। जान तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो अभी अपना घर वापस आ जाता है, जहाँ पर ईपो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ईपो तो उसे देखकर नाराज भी होने लगता है। तुम्हें चेकअप करने के लिए दूसरे सिटी में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम यहाँ पर रहते हो बेजिंग में, तुम यहाँ पर ही क्यों चेकअप नहीं किए? तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स भी इस बात पर कितना तो वरीड थे। जान तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मेरे पेरेंट्स, उन लोगों को कैसे पता चला? ईबो कहता है, मैंने ही कहा था, तुम डॉक्टर के पास गए थे ना, मगर तुम इतना था नर्वस क्यों हो रहे हो? जान कहता है, उन लोगों ने तुम्हें क्या कहा? ईबो तो पहले सरप्राइज था कि जान इतना था नर्वस क्यों हो रहा है। ईबो कहता है, वो लोग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे, मगर सडनली उन लोगों ने ऐसी बातें करने लगे कि इस वर्ल्ड में कुछ लोग हैं, कुछ मेन हैं जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मुझे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं पाया, मगर तुम इसके लिए इतना तो वरीड क्यों हो रहे हो? और फिर उन लोगों ने बच्चों के बारे में भी पूछा। जान कहता है, तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता, अब इस बारे में मैंने कुछ सोचा भी नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा यंग है, हम लोग बाद में बेबी को अडॉप्ट कर लेंगे। जान कहता है, तो फिर तुम क्या सोचते हो मैन की प्रेग्नेंट के बारे में? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता, ये इमेजिन करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है कि मैन भी कभी प्रेग्नेंट हो सकता है। एक बार तुम ये सोच कर देखो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड का एक बड़ा सा बेली होगा। तुम्हें लगता है इस तरह का मैन भी कभी हो सकता है? जान कहता है, तो ठीक है, मुझे लगता है मुझे मेरे बैग को पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं उसी तरीके का इंसान हूँ। ईपो तो पूरी तरह सरप्राइज था। जान कहता है, हाँ, मैं 1% में मैं भी उसी तरीका हूँ। मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। मुझे लगता है तुम इस तरह का इंसान से कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहते, इसीलिए मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। ईपो तो जान को पीछे से पकड़ लेता है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे नहीं पता था, मैं बिना सोचे समझे इस बारे में कह दी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई साइंस फिक्शन चल रहा है, ये कोई मैन प्रेग्नेंट हो सकता है, ये पहली बार मैंने सुना, इसीलिए ये सब कुछ कह दिया। आई एम सॉरी जान जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई प्रोमिस, मैं अभी भी तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने पहले शौक हो गया था, मैंने बिना सोचे समझे ये सब कुछ कह दिया। अगर ये सब कुछ के बारे में तुम्हारे लिए था तो फिर मेरी सोच पूरी तरह गलत है। तुम बस मेरे हो, तुम जैसे भी हो वो मेरे हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी नज़र में तुम पूरी तरह परफेक्ट हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जान रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैंने पहले इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कहीं तुम मुझे ब्रेकअप न कर लो। ईबो जान के फेस को अपनी तरफ करके उसके आंसुओं को वाइप करते हुए उसे किस करते हुए कहता है, आई लव यू जान जान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कभी भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करने वाला। जान ईबो को टाइटली गले लगा लेता है। ईबो कहता है, डॉक्टर ने क्या कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो?
जान कहता है, नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा है ये सब कुछ स्ट्रेस के वजह से। ईपो कहता है, आज के बाद तुम कोई भी स्ट्रेस नहीं लेने वाले हो, तुम पूरी तरह बेड रेस्ट लेने वाले हो। मगर हाँ, आज के बाद तुम कोई भी बात मुझे नहीं छुपाओगे, कोई भी बात नहीं। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। मुझे लगा था फ्यूचर में हम लोग बेबी को सरोगेट करेंगे या फिर बच्चा अडॉप्ट करेंगे, जबकि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह स्पेशल है तो हमारा खुद का बेबी होगा कुछ सालों बाद। मगर उससे पहले हम लोग शादी करेंगे। जान तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लोग लबी डबी से बातें करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जान जब अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है, अब सारी एक्सप्लेन करने लगता है कि क्या हुआ था। वो बस डरा हुआ था कि कहीं उसके पेरेंट्स उसे डिसअपॉइंट ना हो जाए। जान के पेरेंट्स जान से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं थे, मगर थोड़ा सा नाराज़ थे कि अब तक उसने ईपो को इस बारे में क्यों कुछ नहीं बताया था।